हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बहुपद का गुणनखंड बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। अगर इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देख लेंगे तो आपको कोई भी वीडियो यूट्यूब पर कोई भी किसी भी प्रकार का वीडियो बहुपद का गुणनखंड देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे। केवल आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप इस प्रकार के बहुपद के गुणनखंड में कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 स्टेप में आपको इसका गुणनखंड बनाकर तैयार कर देंगे। पहले आपको 3 स्टेप केवल आपको फॉलो करना है। तो चलिए देखिए, 12x² धन 7x धन 1 आपका दिया हुआ है। तो पहला स्टेप है आपका कि पहले पद और अंत वाले पद का गुणा। तो आप पहले पद आपका 12x² है, अंत वाला पद आपका +1 है। तो देखिए, इस दोनों पद को पहले हमें गुणा करना है। जब आप 12x² और +1 का गुणा करेंगे तो आपको 1 से गुणा कर रहे हैं तो आपका वही संख्या हो जाएगा, 12x² ही टोटल बचेगा। तो हम 12x² आपका टोटल बचेगा। यहाँ पर मान लीजिए हम लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। तो आपको अब दूसरा स्टेप आपको करना है कि +7x को ऐसे हमें तोड़ना है, मध्य पद को तोड़ना है, ताकि गुणा दो संख्याओं में तोड़ना है ताकि गुणा करने पर आपका 12x² प्राप्त हो और आपका जोड़ने या घटाने पर आपको +7x प्राप्त हो। तो हम ऐसा करने के लिए 12x² मतलब 12 के गुणनखंडों को ले सकते हैं। तो 12 का गुणनखंड आपका 1 है, 2 है, आपका 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे गुणनखंड हो सकते हैं। तो आप इनमें से दो संख्याओं को किसी को भी ले सकते हैं जो जोड़ने पर 7x प्राप्त हो और गुणा करने पर आपका 12x² प्राप्त हो। तो देखिए, जब आप इसमें से पहले आप 1x और 2x को लेकर देखिए। तो जब एक x और 2x को आप लेंगे तो गुणा करेंगे तो आपका 2x ही रह जाएगा, मतलब ये नहीं हो सकता। जब आप 4x और 6x को लेंगे तो आपका गुणा करने पर 24x² हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। अब आप 6x और 2x को लेंगे तो आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि 6 दूनी 12x² हो जा रहा है, लेकिन 6 + 2 आपका 8 हो जाएगा। तो चलिए, आप 4 और 3 को जब आप लेंगे, 4x और 3x को, तो चलिए हम लेकर देखते हैं। 4x + 3x टोटल आपका 7x प्राप्त हो जा रहा है। और 4x और 3x को जब आप गुणा करेंगे तब आपका 12x² प्राप्त हो रहा है। मतलब ये दोनों संख्याएं इस गुणनखंड करने के लिए बहुत सटीक हैं, बहुत अच्छी तरह से बैठ रही हैं। तो देखिए, आपका 4x गुणे 3x जब आप कर रहे हैं तो आपका टोटल 12x² प्राप्त हो रहा है। मतलब ये दोनों संख्याएं इस गुणनखंड को करने के लिए बहुत ही सही हैं। तो चलिए, अब हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरा स्टेप। आपका पहला स्टेप था इसमें गुणा करना, तो हम इसे गुणा करके यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे 12x²। आपको गुणा करना कोई भी संख्या हो तो यहाँ पर गुणा करके आपको यहाँ पर वो जो गुणनफल आएगा वो नहीं लिखना है, इसी को लिखना है, केवल उसे लेना है। तो 12x² यहाँ पर हम लिख सकते हैं +7x की जगह पर +4x, और यहाँ पर लिख देंगे +3x। आपका प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाकर यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो ये आपका दूसरा स्टेप हो गया, 4x और 3x को मतलब +7x को तोड़ना। और पहला स्टेप आपका था पहला और अंत वाले पद को गुणनफल। और तीसरा स्टेप आपका है कि इन दो का पद लेकर, दो का जोड़ा लेकर इनमें हमें कॉमन संख्या को ढूंढना है। तो चलिए, 12x² और धन 4x में आप देख ही सकते हैं कि इसमें 4x आपका कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 4x और गुणे 3x आपका 12x² हो जा रहा है, और 3x गुणे 4x इसमें भी आपका 12x² हो जा रहा है। तो चलिए, हम 4x को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर आपका 4x जब कॉमन आ जाएगा तो हम कोष्टक में यहाँ पर आपका 3x बचेगा, और यहाँ पर आपका 4x केवल था तो कुछ संख्या नहीं बच रहा है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाकर आप अगर कोई भी आपका संख्या कॉमन ना हो तो आप वहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया। और इसमें अब आपको कॉमन लेना है, तो इसमें आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका किसी भी दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो रही है तो आप 1 ले सकते हैं। यहाँ पर प्लस आपका चिन्ह है, प्लस लगाएंगे तो 1 आप कॉमन ले सकते हैं। अगर कोई भी संख्या आपका कॉमन ना हो तो उसमें आप 1 ले सकते हैं कॉमन। तो यहाँ पर 3x + 1 लिख लेंगे। तो देखिए, अब आपको क्या करना है। ये 4x + 1 है, मतलब ये 3x + 1 और 3x + 1 2 बार आ गया है, तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं।
इसे भी हम कॉमन ले लेते हैं। 3x+1 हम यहाँ पर एक कोष्टक में लिख देंगे और अगले कोष्टक में आपका ये 4x+1 बच रहा है, तो हम यहाँ पर 4x+1 अगले कोष्टक में लिख देंगे। यही दोस्तों आपका इस मतलब इस बहुपद का गुणनखंड हो गया है। क्योंकि देखिए जब आप इसको गुणा करेंगे, दोनों को गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं लगा है बीच में, तो आपका समझ लीजिए गुणा है। तो ये आपका गुणनखंड करेंगे, जब आप गुणा करेंगे 3x को 4x+1 से गुणा करेंगे तो आपका 4×3=12x² हो जाएगा, और ये आपका 3x और गुणे 1 आपका 3x ही रह जाएगा, और 1 और 4x गुणा करेंगे तो आपका 4x हो जाएगा, और 1 एक अन्ना में 1 ही रह जाएगा। मतलब जोड़कर आपका यही प्राप्त होगा। मतलब यही आपका इस गुणनखंड का हल है। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हम आप लोगों को बता दिए हैं, आप इसे एक बार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हम बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बता दिए हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अब आपसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सबसे पहले हम निकालने वाले हैं माध्य। तो यहाँ पे हमें कुछ संख्या दी गई हैं, या कह सकते हैं कुछ आंकड़े दिए गए हैं जिनका हमें माध्य निकालना है। तो आपको ध्यान रखना है कि माध्य निकालना और औसत निकालना दोनों एक ही प्रक्रिया होती है दोनों को निकालने की। जिस प्रकार हम औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, उसी प्रकार हम माध्य भी निकालते हैं। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो जो संख्या दी गई है उनका योगफल ज्ञात कर लेंगे। क्या कर लेंगे, उनका योगफल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 और 4 6 और 6 12 और 20 20 और 10 30 30 और 40 42। ठीक है, तो इन संख्याओं का योगफल कितना आ गया, 42 आ गया। ठीक है, तो जब माध्य निकालेंगे तो माध्य बराबर एक लाइन खींचेंगे बट्टे की और अंश में लिखेंगे 42। ठीक है, अंश में कितना लिखेंगे, 42। यानी जो भी संख्या दी गई है उनका योगफल 42 आ गया। अब यहाँ पे देखो कितने पद दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 6 पद है। इन पदों को यहाँ पे हर में लिखेंगे। अब 6 का भाग देंगे 42 में, कितने में देंगे, 42 में। तो 6 का भाग 42 में देंगे, 4 7 42। ठीक है, तो ये आंसर आपका कितना निकल के आ गया, 7 आ गया। तो आपका ये माध्य निकल के आ गया 7। ये इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आप दिए गए आंकड़ों का या फिर दी गई संख्याओं का माध्य इसी प्रकार निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिए गए आंकड़ों का योगफल ज्ञात करते हैं, उसे अंश में लिखते हैं। फिर उनके पदों को गिनते हैं, कितने पद दिए गए उनका हम भाग दे देते हैं। भाग देने के बाद जो आंसर आता है, जो भागफल आता है, वो उसका आंसर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब निकालने वाले माध्य का। तो यहाँ पे देखो कुछ संख्याएं दी गई हैं, कुछ आंकड़े दिए गए हैं जिनका हमें माध्य का निकालना है। क्या निकालना है, माध्य का। तो सबसे पहले जो हमें संख्या दी गई है फिर आंकड़े दिए गए हैं उनको हमें आरोही क्रम में लिख लेना है। तो यहाँ पे देखो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। तो यहाँ पे जो संख्या दे रखी है हमें आरोही क्रम में ही दे रखी है। ठीक है, तो इन्हें हम आरोही क्रम में जैसा लिखा है वैसा ही लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने संख्याओं को आरोही क्रम में लिख लिया, यानी बढ़ते क्रम में लिख लिया। तो यहाँ पे देखो 3 के बाद 4 4 के बाद 7 7 के बाद 9 9 के बाद 10 10 के बाद 13 13 के बाद कितना आ गया, 15। तो यहाँ पे हमें इनकी माध्यिका निकालनी है। तो सबसे पहले इनके पद गिनेंगे कितनी है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो इसका 7 पद है। कितने पद है, 7। तो 3 पद तो हमने दाएं से छोड़ दिए, 3 पद बाएं से छोड़ दिए। ठीक है, तो बीच वाला पद क्या बचा हमारे पास, बीच वाला पद बचा हमारे पास 9। कितना बचा, 9। तो यही हमारी क्या होगी, माध्यिका। क्या हो गई, माध्यिका। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माध्यिका बराबर 9। कितना लिख सकते हैं, माध्यिका बराबर 9। तो जब भी आपको माध्यिका निकालनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दिए गए आंकड़ों को या फिर दी गई संख्या को आरोही क्रम में लिख लेना है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, उसके बाद जितने अंक दाएं से छोड़ रहे हैं उतने अंक बाएं से छोड़ देना है। अब बचे हुए बीच वाले पद को हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यिका। अब जैसे बीच में 2 पद बचे हैं, क्या बचे हैं, 2 पद। ठीक है, यानी यहाँ पे पदों की संख्या सम हो। सम का मतलब जैसे यहाँ पे पदों की संख्या 7 थी, अगर संख्या 8 होती तो कैसे करते। ठीक है, उसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। तो देखो इन्हीं संख्याओं में हमने एक और संख्या बढ़ा दी लास्ट में। ठीक है, 17। अब यहाँ पे पदों की संख्या गिनेंगे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे देखो कितने टोटल पद हो रहे हैं, 8 पद हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब 3 पद बाएं से छोड़ेंगे तो 3 ही पद दाएं से छोड़ेंगे, और बचे हुए दोनों पदों का माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है, माध्यिका। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे माध्यिका। क्या लिखेंगे, माध्यिका। तो माध्यिका हम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो बीच में पद बचे हुए हैं 9 और 10 उनका योगफल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, योगफल। ठीक है, तो 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19। 19 में ही 2 का भाग दे देंगे। कितने का भाग दे देंगे, ठीक है, 2 का। तो देखो 19 में 2 का भाग देने के बाद आ जाएगा आपका 9.5। ये आपके इस सवाल की क्या होगी, माध्यिका। ठीक है,
देखो 9 के बाद और 10, ठीक है, इन दोनों के बीच में 9.5 ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस सवाल का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं बहुलक निकालने की तरफ। तो यहाँ पे देखो अब निकालने वाले हैं बहुलक, ठीक है। बहुलक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास आंकड़े दिए गए हों या फिर जो संख्याएं दी गई हैं, उन संख्याओं में देखेंगे कि जो संख्या सबसे अधिक बार आई है वही उसका क्या कहलाएगी, बहुलक कहलाएगी। जैसे यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे एक ही बार आया है केवल, और 3 भी एक ही बार आया है, मगर 5 यहाँ पे देखो 3 बार आया है, 4 भी एक बार आया है और 6 भी एक ही बार आया है। तो यहाँ पे देखेंगे जो संख्या सबसे अधिक बार आई होगी वही उसका बहुलक कहलाएगी। तो यहाँ पे देखो 5 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, 3। तो ये क्या कहलाएगा, इसका बहुलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुलक। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है जिनका हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो इन संख्याओं में देखेंगे जो संख्या सबसे अधिक बार आई है वह उसका क्या कहलाए, बहुलक कहलाए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 2 है, 2 कितनी बार आया है, 2 देखो 2 बार आया है, ठीक है। 2 यहाँ पे कितनी बार आया है, 2 2 बार आया है, ठीक है। इसके बाद देखें 3, 3 कितनी बार आया है, ठीक है। 3 देखें 1 2, तो 3 भी 2 बार आया है, ठीक है। इसके बाद देखें 4, 4 दिया है, 4 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, तो 4 4 बार आया है। इसके बाद देखो 5 दिया है, नहीं दिया है। 6 दिया है, देखो 6 कितनी बार आया है, तो देखो 6 केवल एक ही बार आया है। 6 कितनी बार आया है, एक। अब इसके बाद देखेंगे 7, 7 दिया है, 7 कितनी बार आया है, 7 भी देखो एक ही बार आया है। तो देखो यहाँ पे 4 सबसे अधिक बार आया है, 4 यहाँ पे सबसे अधिक बार, 4 यानी 4 बार आया है, ठीक है। 2 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है, 4 4 बार आया है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुलक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुलक इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार हम परिसर ज्ञात करेंगे। तो परिसर ज्ञात करने का सिंपल फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे जो भी आपको आंकड़े दी गई है या फिर जो संख्याएं दी गई है उसमें बड़ी संख्या ढूंढेंगे और छोटी संख्या। तो यहाँ पे देखो बड़ी संख्या यहाँ पे कितनी है, बड़ी संख्या इस आंकड़े में 6, और यहाँ पे छोटी संख्या देखेंगे, छोटी संख्या कितनी दे रखी है, छोटी संख्या 1। तो आपको क्या करना है, परिसर निकालने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो 6 में से हम 1 घटा देंगे तो कितना आएगा आपका, 5 आएगा। ये इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो आपको परिसर जब भी निकालना हो तो आपको जो संख्याएं दी गई हैं उसमें से बड़ी संख्या छांटो और छोटी संख्या छांटो, ठीक है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कितनी थी, इस वाले आंकड़े में 6, और छोटी संख्या कितनी थी, 1। तो 6 में से हमने 1 को घटा दिया तो परिसर कितना आ गया, 5 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखें सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कितनी है, 2, ठीक है। और सबसे बड़ी संख्या कितनी है यहाँ पे, 7। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसके लिए। तो बड़ी संख्या यहाँ पे कितनी है, 7 है, ठीक है। और छोटी संख्या कितनी है इसकी, छोटी संख्या यहाँ पर कितनी, 2, ठीक है। तो इसका हम परिसर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, परिसर। तो परिसर कितना आ जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, परिसर हो गया, ठीक है। तो आपको परिसर निकालना बहुत ही सिंपल तरीका से समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम सीखेंगे माध्य निकालना यानी मीन। इसको समांतर माध्य भी कहते हैं। और पार्ट फर्स्ट में दोस्तों मैंने बताया था कि माध्य, औसत, समांतर माध्य ये एक ही होते हैं। तो माध्य का मतलब क्या होता है, औसत ही होता है। और पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था कि इसको कैसे निकालते हैं। अब हम सीखेंगे कि बारंबारता बटन का समांतर माध्य यानी मीन कैसे निकालते हैं। इसमें दोस्तों में प्राप्तांक दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं, अंक 8, 10, 12 और 15। ये दे रखी है छात्रों की संख्या, यानी F का मतलब होता है बारंबारता। बारंबारता का मतलब होता है संख्या, यानी 8 नंबर कितने छात्रों के आए, 5 के। 10 नंबर कितने छात्रों के आए, 4 के। 12 नंबर कितने छात्रों के आए, 5 के। और 15 नंबर कितने छात्रों के आए, 6 के। ये क्या है, इसकी बारंबारता है। हमें निकालना है समांतर माध्य। समांतर माध्य का मतलब होता है औसत, और औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। यहाँ पर निकालेंगे Fx। तो 8 गुणा 5 हो जाएगा 40, 10 गुणा 4 हो जाएगा 40, 12 गुणा 5 हो जाएगा 60, और 15 गुणा 6 हो जाएगा 90। तो अब क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे। तो माध्य बराबर होता है योग, इनको जोड़ देंगे। 40 40 80 और 60 140 और 90 हो जाएगा 230। इनको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 230। ये होगा योग, बटे में आती है संख्या।
अब इनको जोड़ देंगे, ये क्या है संख्या, छात्रों की संख्या। 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20। जब इसे भाग देंगे तो इसका मान आ जाएगा 11.5। ये क्या होगा दोस्तों, इसका समांतर माध्य हो गया। अब है दूसरा प्रश्न। दोस्तों इसमें भी हमें समांतर माध्य ही निकालना है, लेकिन इसमें जो प्राप्तांक है, जो अंक हैं, वो हमें अंतराल के रूप में दे रखे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी। इसमें दे रखा है कि 0 से लेकर 4 तक नंबर कितने छात्रों के आए, 4 छात्रों के आए। 8 से लेकर 12 तक अंक कितने छात्रों के आए, 2 के। 12 से लेकर 16 तक कितने छात्रों के अंक आए, 1 छात्र के इतने अंक आए हैं। तो इसमें हम यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी, जैसे ऊपर वाले में दे रखी थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। दोस्तों ये अंतराल कहलाता है, क्या कहलाता है, अंतराल। इसमें जो पहले वाली वैल्यू होती है इसको तो बोलते हैं निम्न सीमा, लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, उच्च सीमा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सोल्व करने का तरीका यह होता है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, इसको जोड़ देते इधर भाग दे देते हैं 2 का। तो कितना हो जाएगा, 4 में भाग दोगे 2 का तो आ जाएगा 2। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर वैल्यू आएगी 2। यहाँ पर क्या आएगा, 8 और 4 12, 12 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 6। फिर 8 और 12 20, 20 में भाग देंगे 2 का तो 10, 12 और 16 28, 28 में भाग देंगे 2 का तो 14। अब क्या आ गया, यहाँ पर ये आ गया x का मान आ गया, x का जो सही मान है, माध्य जिसे बोलते हैं। अब क्या करेंगे, जैसे ऊपर क्या था, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 गुणा 2 हो जाएगा 8, 8 गुणा 6 हो जाएगा 48, 2 गुणा 10 20, और यह आ जाएगा 14। अब माध्य बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका योग करेंगे। तो यह हो जाएगा यहाँ से 56, 76, और यह हो जाएगा 90, 90। जब इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 90, और यहाँ से आएगा कितना हो जाएगा, यहाँ से जब यहाँ पर इनको संख्याओं को ऐड करेंगे, इनको 4 8 12, 12 2 14, 1 15। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये वाली क्या है, बारंबारता बोलते हैं जिसे, ये क्या है संख्या है। 90 में भाग देंगे 15 का तो आ जाएगा 6। ये इसका समांतर माध्य हो गया। अब है मीडियन यानी माध्यिका। दोस्तों पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था कि मीडियन का मतलब होता है कि जो संख्याएं दे रखी उसमें बीच का अंक निकालना, बीच की संख्या। तो उसमें हमने कैसे सोल्व किया था, सबसे पहले संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा था और उसके बीच वाली संख्या हमने निकाली थी। इसमें क्या करेंगे, इसमें संख्या हमें टेबल के रूप में दे रखी हैं। ये क्या है, बारंबारता, f का मतलब होता है बारंबारता यानी संख्या। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, मीडियन निकालने के लिए, माध्यिका के लिए सबसे पहले बारंबारता को जोड़ देंगे। देखो 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21। सबसे पहले बारंबारता को जोड़ देंगे, कितना है 21, उसमें भाग देंगे 2 का, तो मान होगा 10.5। बारंबारता को जोड़ेंगे, उसमें डिवाइड करेंगे 2 से, तो आएगा 10.5। अब क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। इनको ऐड करेंगे और जिसका मान 10.5 से ज़्यादा होगा वही माध्यिका होगी। देखो यहाँ पर क्या है, 2 2 और 4 6, इसका मान 10.5 से ज़्यादा होना चाहिए। 6 6 और 3 9, ये तो ज़्यादा नहीं है, और 9 और 7 16 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 16 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा 16। 16 क्या होता है, 10.5 से ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। तो इसका जो माध्यिका होगी वो कितनी होगी, 13 होगी। क्या क्या दोस्तों, हमने सबसे पहले बारंबारता का योग करेंगे, उसमें भाग देंगे 2 का, जो भी वैल्यू आती है उससे बड़ी वाली वैल्यू हमें इसमें फाइंड आउट करनी है, इसको जोड़कर, वही हमारी क्या होगी, माध्यिका। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। सबसे पहले बारंबारता का क्या करेंगे, योग करेंगे। 3 और 4 7, 7 5 12, 6 18, और ये हो जाएगी 18 और 8 26। 26 में भाग देंगे 2 का, सबसे पहले बारंबारता का योग, उसमें भाग देंगे 2 का, तो कितना है 13। यानी जब इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे या फिर इसको जोड़ेंगे तो 13 से बड़ा मान आना चाहिए। तो 3 और 4 7, ये तो 13 नहीं हुआ। 7 5 12, ये भी 13 से बड़ा नहीं हुआ। और 12 और 6 18, यानी ये क्या है, 13 से बड़ा है। तो 13 से बड़ा है, ये वाली यहाँ पर वैल्यू कितनी है 9। तो इसकी जो माध्यिका होगी मीडियन, वो कितनी होगी, 9 होगी। इसकी माध्यिका होगी 9। अगला प्रश्न दोस्तों सेम वैसा ही है, इसमें भी हमें क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है, मीडियन निकालनी है।
लेकिन इसमें यहाँ पर क्या दे रखा है, अंतराल दे रखा है। यहाँ पर जो डेटा है वो एग्जैक्ट नहीं है, क्या दे रखा है, अंतराल के रूप में दे रखा है। जैसे 0 से 4, 4 से 8, तो इसमें एग्जैक्ट डेटा नहीं दे रखा। तो जब डेटा हमें अंतराल के रूप में दे रखा हो और माध्यिका निकालनी हो, मीडियन निकालनी हो, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है एल। एल का मतलब होता है निम्न सीमा। मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं। एल प्लस n/2 माइनस c/f इंटू एच। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें माध्यिका वाला अंतराल निकालेंगे, जो कौन सा है, कौन सा बॉक्स है जो माध्यिका वाला होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो बारंबारता दे रखी है इसको जोड़ के लिखना है। यहाँ पर क्या है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब यहाँ पर क्या आएगा, इस 4 में ये वाला 8 जोड़ दो, 8 4 12 है। इस 12 में 6 जोड़ोगे तो आ जाएगा 18 है। 18 में 10 जोड़ोगे तो आ जाएगा 28। 28 में 2 जोड़ोगे तो आ जाएगा 30। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माध्यिका निकालनी है। तो यहाँ पर टोटल कितना है 30। आप इसको भी जब ऐड करोगे तो 30 ही आएगा, जैसे हमने पिछले वाले प्रश्न में किया था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 30 में भाग देंगे 2 का, तो कितना है 15, 15 कितना है 15 है। तो वो बारंबारता देखो आप, संचयी बारंबारता जिसमें 15 से बड़ा मान हो। तो 15 से बड़ा मान किस में है, 18, 15 से बड़ा है। और 15 से बड़ा कौन सा बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है। तो ये वाला जो बॉक्स है वो क्या होगा, माध्यिका वाला बॉक्स होगा। 15 से बड़ा मान क्या है 18, तो ये वाला जो बॉक्स होगा वो क्या होगा, माध्यिका वाला बॉक्स होगा। अब क्या करेंगे, इसमें एल बराबर क्या है, ये तो क्या होती है लोअर लिमिट निम्न सीमा, ये होती है अपर लिमिट। तो इसमें एल बराबर कितना है 8 है, तो इसमें एल बराबर हो जाएगा 8। इस वाले बॉक्स में एल बराबर हो जाएगा 8 प्लस n/2। n का मतलब होता है टोटल, यहाँ पर कितना है 30। n का मतलब क्या होता है, टोटल यहाँ पर नंबर कितना है 30, और उसमें भाग देना है 2 का। 30/2 माइनस c का मतलब होता है संचयी बारंबारता। इस वाले बॉक्स में माध्यिका है, इस वाले बॉक्स में क्या है माध्यिका। तो इससे ऊपर संचयी बारंबारता कितनी है 12 है। ये क्या कहलाएगी, c कहलाएगी। 12 है बटे में f। f का मतलब होता है बारंबारता, तो इसकी बारंबारता कितनी है f 6 इंटू h। h का मतलब होता है अंतराल। ये अंतराल कितने का है 4 का, कितने का है 4 का। तो h बराबर हो जाएगा 4। तो हो जाएगा इसको 8 प्लस यहाँ से आ जाएगा 15 में से 12 माइनस क्या, तो 3, 3/6 गुणा 4। इसको सोल्व करेंगे तो 8 और 2 10। तो इसकी जो माध्यिका मीडियन वो हो जाएगी दोस्तों 10। दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला याद करना है बस, और इसको यूज कैसे करते कैसे निकालते ये सीखना है। बाकी बहुत ही सिंपल है। अगला है दोस्तों मोड यानी बहुलक। और बहुलक का मतलब क्या होता है, पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था, बहु का मतलब होता है ज़्यादा। जो संख्या ज़्यादा बार आई वही क्या है बहुलक है, वही क्या है मोड है। इसमें ये दे रखा है x और ये दे रखा है f यानी बारंबारता। बारंबारता का मतलब होता है संख्या। तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या आई है, ये आई है 6, और 6 कौन क्या है 11, यानी इसका बहुलक क्या होगा 11 होगा। कैसे, क्योंकि ज़्यादा रिपीटेशन किसका हुआ, 7 का रिपीटेशन हुआ 4 बार, 11 का हुआ 6 बार, 8 का हुआ 3 बार। तो बहुलक का मतलब होता है जो ज़्यादा बार रिपीट हुई है। ज़्यादा बार रिपीट क्या है, सबसे ज़्यादा 6, और 6 बार रिपीट क्या हुआ 11। तो इसका जो मोड है बहुलक वो क्या होगा दोस्तों 11 होगा, 11 है। पार्ट फर्स्ट आपने देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे हो रहा है, क्योंकि उसमें मैंने सब बताया था कि बहुलक का मतलब क्या होता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही क्या होगा बहुलक होगा। ये तो था सिंपल। जब हमें अंतराल दे रखा हो तब हम मोड कैसे निकालेंगे, बहुलक कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों जब हमें यहाँ पर देखो जो वर्ग दे रखा ना अंतराल, यहाँ पर दे रखा 5 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 15 तक, तो इसमें हम बहुलक कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है एल का मतलब होता है लोअर लिमिट, सेम वैसा ही है जैसे हमने माध्यिका निकाली थी, प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अभी f क्या होता है बारंबारता मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले निकालना बहुलक वाला बॉक्स। तो देखो भैया क्या है बारंबारता संख्या, तो सबसे ज़्यादा कौन सी है 30 यानी 30। ये क्या है 30, यानी इस बॉक्स में क्या है बहुलक है 30। तो ये तो क्या होगी इसकी लोअर लिमिट L, और ये क्या होगी अपर लिमिट। अपर लिमिट हमें निकालनी नहीं है।
तो F1 तो ये हो जाएगी ये, इसमें F1 बराबर हो जाएगा 30, क्योंकि जिस बॉक्स में बहुलक है वो क्या कहलाएगा F1, इससे पहले वाला कहलाएगा F0, F0 बराबर हो जाएगा 15 है और F2 बराबर हो जाएगा 25। दोस्तों ध्यान से समझना, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा जो संख्या है वही बॉक्स क्या होगा, बहुलक वाला होगा। तो उसमें जो यहाँ पर जो होगी वो तो होगी L लोअर लिमिट, और ये होगी F1, इससे पहले वाली F0 और ये F2। F का मतलब होता बारंबारता, तो इसमें लोअर लिमिट कितनी है 15 15 प्लस F1 का मान कितना है 30 माइनस F0 का मान है 15 बटे 2F1। F1 बराबर है 30, 30 गुणा 2 हो जाएगा 60 माइनस 15 माइनस F2 का मान है 25। इसको मल्टीप्लाई करना H का मतलब होता है इसका अंतराल कितने का है 5 और 10 का अंतराल कितने का 5 का, इसमें भी अंतराल कितने का 5 का, ये जो गैप है वो कितने का है 5 का है। तब इसको सोल्व कर लेंगे, 15 ऊपर से आएगा 15 है और यहाँ से बचेगा 20 और ये 5 से काटा तो आ जाएगा 4। तो जब 15 में भाग देंगे ये तो आ जाएगा 15 और 15 में भाग देंगे 4 का, तो इसका मान आ जाएगा 3.75। जब इसको ऐड करेंगे दोस्तों आ जाएगा 18.75। ये इसका क्या होगा बहुलक हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम टेबल वाली संख्याओं का माध्य, माध्यिका और बहुलक आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड का जो मेन एग्जाम होता है उसमें 100% एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसके जगह पर कोई दूसरा नंबर दे दिया रहेगा और यही क्वेश्चन दे दिया रहेगा कि सिद्ध करना है कि हमें ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तरीका क्या है, आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय दिया हुआ रहे तो हमेशा हमें उसका उल्टा मानना है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अगर यहाँ पे परिमेय दिया हुआ रहता तो हम क्या मानते, उसका उल्टा मानते, माना कि इतना एक अपरिमेय संख्या है। हमें हमेशा जो है उल्टा हमें मानना है। यहाँ पे लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय बोल रहा है, तो यहाँ पे परिमेय लिखेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक, चलिए इसे हम परिमेय मान लिए हैं। तो 3 + 2√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा, क्योंकि P/Q हमेशा परिमेय के रूप में होता है। तो यहाँ पे देखिए P/Q परिमेय के रूप में होता है, तो P/Q एक यहाँ पे पूर्णांक हो जाएगा। P/Q एक पूर्णांक है जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हुआ। परिमेय अपरिमेय बोला तो हम उल्टा मानेंगे, परिमेय मानेंगे, और परिमेय हमेशा P/Q के रूप में होता है। तो P/Q एक पूर्णांक हो जाएगा और Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि हम परिमेय माने हैं। तो अब इसके आगे देखिए सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 + 2√5 इक्वल टू P/Q है। तो इस 3 को हम क्या कर देंगे, उधर भेज देंगे, तो इधर बचेगा 2√5 इक्वल टू P/Q और 3 उधर भेज दें, 3 प्लस में उधर आएगा, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर आगे इसको सॉल्व कीजिए, आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए √5 को अकेला छोड़ेंगे, 2 को हम उधर ले जाएंगे। यहाँ पे 2 जो है गुना के रूप में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो √5 इधर बचा, उधर है P/Q है, तो 2 यहाँ पे गुना के रूप में, उधर आएगा तो भाग में। तो 2Q - 3 है और इधर भाग के रूप में आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 भाग के रूप में आ गया। यानी यहाँ से आप देखिए 2Q क्या है, 2Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यानी P/2Q एक परिमेय संख्या है। यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है 3/2 क्या है, एक ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है।
तो परिमेय संख्या का घटाव परिमेय संख्या ही होता है, क्योंकि p/2q - 3/2 जब ये घटेगा आपस में तो परिमेय संख्या ही होगा, बिल्कुल होगा। तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 को देखिए, 5 चूंकि 5 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, तो 5 का, इसलिए 5 का क्या हो जाएगा, 5 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, 5 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है समझिए, देखिए पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, 4 जो है पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 4 का पूर्ण वर्ग क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना 4, 9 है, 9 का पूर्ण वर्ग क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन 5 का तो पूर्ण वर्ग नहीं ना है, क्योंकि इसका कोई स्क्वायर नहीं होगा, तो 5 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। अतः यहाँ से आप एक समझिए, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ से अब देखिए √5 हमारा जो है, √5 हमारा अपरिमेय आ रहा है, √5 हमारा अपरिमेय संख्या आ रहा है, और इक्वल टू यहाँ पे देखिए एक क्या आ रहा है हमारा, इधर वाला हमारा परिमेय संख्या आ रहा है। तो ये तो कभी भी संभव नहीं है कि अपरिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या या फिर परिमेय संख्या जो है अपरिमेय संख्या के बराबर होता है, ये संभव ही नहीं है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अतः यह संभव नहीं है परिमेय संख्या इक्वल टू अपरिमेय संख्या। ठीक, तो हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, एक तरफ हो गया हमारा परिमेय संख्या और एक तरफ हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। तो इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव्ड यहाँ पे हो चुका है। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। इसी तरीके से जो है हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाना है, इसमें थोड़ी थोड़ी बातें जो है आपको समझनी होंगी, उसको याद करना होगा। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन, तो इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, या फिर बार बार आप इस क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा, कुछ बातें आपको इसमें याद भी करनी होंगी। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।